बात कर रहे हैं हम केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल्स की अगर हम बात करें तो हम केमिकल में केमिकल स्पीशीज लेके चलते हैं, आपके एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। और उनके बीच में बॉन्ड बनता है। वो कैसा बॉन्ड हो सकता है? या तो एटॉमिक बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इस चैप्टर में हम एटॉमिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जो हो सकता है आपका कोवेलेंट, आयनिक। और मॉलिक्यूलर बॉन्ड की बात करेंगे तो वो आगे जाके बनेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स, वो लेसन नंबर 5 में जाएगा आपका, ठीक है। अब ध्यान दो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन है किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। जैसे मैं जानता हूं लिथियम जो एलिमेंट है उसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने उसको डॉट से दिखा दिया। सोडियम जो एलिमेंट है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। बेरियम, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरीके से सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये सोचा कि भाई किसी एलिमेंट के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पता कैसे चले। देखो, हम जनरली जिन ग्रुप में डील करते हैं वो है फर्स्ट, सेकंड, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इन ग्रुप में आपके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड में 2, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। इसके बाद बारी आती है जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैं वैलेंसी कैसे पता करूं? वैलेंसी का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो 3 दे देगा, 4 वाला शेयर करेगा, 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 8 वाला पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है, ठीक है। अच्छा, ये वैलेंसी जो है बाद आगे जाके अभी बदलेगी, ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आयरन और कॉपर का एग्जांपल दिया है, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। आयरन दिखाता है +2 और +3, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। वैसे ही कॉपर दिखाता है +1 और +2, वो भी आगे आपके चैप्टर में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है क्लोरीन को। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है वो कैटायन बन जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन दूसरे से लिया है वो एनायन बन जाएगा। तो Na+Cl- आपका आयनिक कंपाउंड बनकर आएगा। Na+ कैटायन है, Cl- एनायन है और ये आपका आयनिक कंपाउंड है। एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी क्लोरीन को, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। सोडियम के पास 2, 8 और 1 थे। अगर वो एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सिर्फ 2, 8 बचते हैं, ठीक है। ऐसा ही सेम केस हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड में। मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके 2 क्लोरीन्स को दे दिए और कंपाउंड बना MgCl2, ठीक है। Mg2+Cl- का होल ट्वाइस MgCl2। चलो, अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्डिंग की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग देखूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक पिंक कलर का स्फीयर है। इसके अंदर ऑक्सीजन के खुद के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो कार्बन के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। यहाँ वाला ऑप्शन भी यही कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने खुद के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, अब जो कार्बन है उसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन से शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन से शेयर कर लिए और अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया शेयरिंग से। अब CH4 देखो, CH4 में एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है। हाइड्रोजन और हीलियम दो पहले ऐसे एलिमेंट है जिनमें सिर्फ पहला ही शेल होता है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, ये डिप्लेट कंप्लीट करते हैं। ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करते, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब जो कार्बन है वो तो 8 करेगा, देखो 1 2 3 4 ये कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये हाइड्रोजन से इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ऑक्टेट कंप्लीट। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। चलो, अब क्या जरूरी है एक ही इलेक्ट्रॉन बांटे या एक से ज्यादा भी शेयर किया जा सकता है? हाँ, फ्लोरीन जो था उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसको एक चाहिए था, उसने दूसरे फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों फ्लोरीन के जो 7-7 इलेक्ट्रॉन थे वो 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8-8 बन गए। बन गए। यहां पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसको कहते हैं हम सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के पास 7 नहीं 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो उसे 2 की जरूरत पड़ेगी, तो वो दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब मेरी बात दोबारा सुनो, अगर मैं आपसे बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने सिंगल बॉन्ड बनाया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसलिए उसने डबल बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ठीक है, एक और केस है C2 का, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और एक यही ऐसा केस है जिसमें आपको 4 बॉन्ड अनस्टेबल होने के बाद भी, मतलब किसी भी कंडीशन में, बहुत ड्रास्टिक कंडीशन है, दिखाई दे रहे हैं, वरना आपको कहीं भी 4 बॉन्ड दिखाई एक साथ नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्वाड बॉन्ड, हमने ये 4 देख लिए। इस पूरे पेज पे मैंने एक ही कोशिश की है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसको कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने वाले रूल को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसके आगे अब हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल फेल हो जाएगा। इससे कम इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल होंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले भी स्टेबल होंगे। हाँ, वो बात दूसरी है, जो कम वाले होंगे वो कोशिश करेंगे कि उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, स्टेबल है, लेकिन उसकी ज्यादा स्टेबल स्टेज वही है ऑक्टेट 8, और जो ज्यादा वाले हैं वो कोशिश करेंगे कि उनके कम होके 8 हो जाए। ठीक है, लेकिन ये रूल, ये जो ऑक्टेट रूल है, ये रिजिड नहीं है कि भाई इसी इतने ही होंगे तो ही बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं कंपाउंड। बनेगा, हाँ, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक केस लिया NH3 का। नाइट्रोजन के मैंने रेड कलर के डॉट से 5 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, वो व्हाइट कलर के हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। इस स्फीयर को देखो, आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 5 रेड डॉट हैं और 3 व्हाइट डॉट हैं। ये रहे 3 व्हाइट डॉट, 8 हो गया कंप्लीट, और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर एक चीज समझो कि ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, इसलिए इनको लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे उसे लोन पेयर कहते हैं, और ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन्हें बॉन्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे देखो, एक केस लिया है मैंने SO2 का। S और O के बीच में बॉन्ड बनाता हूं, तो सल्फर इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है, ये गलत है। क्यों? सल्फर के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो SO2 का ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये गलत है। ये उस तरीके से बना दिया मैंने जैसे CO2 का। यहां पर मैंने सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की, तो ये स्ट्रक्चर आपका गलत है। ठीक है, तो ये सीधी सादी कोवलेंट बॉन्डिंग से मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आगे देखेंगे SO2 का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए।
O2 का डिस्कस कर चुके हैं, फ्लोरीन का कर चुके हैं। आगे देखते हैं फेलियर्स ऑफ ऑक्टेट रूल। अगर मैं शेयरिंग की बात करूं तो बेरिलियम का जो क्लोराइड है वो क्लोरीन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के खुद के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के खुद के और 1 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम का है। लेकिन जो बेरिलियम है उसके पास आपको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो प्रिसाइज कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। प्रिसाइज कितने होते हैं? 8। और यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। एक और केस देखा एल्यूमिनियम का क्लोराइड, यहाँ पर भी ये कमी है। अच्छा, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि भैया जो बेरियम का क्लोराइड है ना वो कोशिश करेगा, आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ बॉन्ड बनाएगा या अपने साथ ही कोई बॉन्ड बनाएगा, अपना डाइमर बनाएगा या अपना पॉलीमर बनाएगा और 8 बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टेबल तो है ना, यहाँ स्टेबल दिखाई दे रहा है। वो कोशिश जरूर करेगा कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, वो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ें। आपके 11th में ही बुक 2 में एस ब्लॉक पी ब्लॉक है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा जो एल्यूमिनियम का क्लोराइड है ना वो डाइमर बना लेता है। जब वो डाइमर बनाता है उसमें एल्यूमिनियम अपने 4 पेयर कर लेता है, इसका मतलब ऑक्टेट बना लेता है। इसका मतलब बात बिल्कुल ठीक थी ऑक्टेट रूल की, 8 इलेक्ट्रॉन ही स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन 8 से कम वाले भी हैं और 8 से ज्यादा वाले भी हैं। ये देखो जरा, मैंने यहाँ पे एक SF6 बनाया। SF6 के अंदर आपको सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया ये भी टूटता होगा, वो भी हम बाद में बात करेंगे, ये 12th में आएगा आपका, तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो अभी SF6 बना दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑक्टेट रूल 8 से ज्यादा होगा, यानी कि एक्सपेंड कर गया। क्या कर गया? 8 से ज्यादा होगा, एक्सपेंड कर गया, और पीछे जो था वो लैग कर रहा था, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे थे। अच्छा, एक और केस है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे NO2 की बात करूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, लोन पेयर नहीं, लोन इलेक्ट्रॉन। ये तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता भाई, इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में रहते हैं। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे है? ये गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये 3 फेलियर्स दिखाई दिए। एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किए फेलियर्स, जरा हम एक बार एनसीईआरटी के फेलियर्स देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एनसीईआरटी क्या पहला फेलियर देता है? पहला फेलियर, द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया था, जैसे LiCl, BeH2, BCl3। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल इसमें दिखाई दे रहा है आपको, एक तो NO और एक NO2। NO2 का एग्जांपल मैं पीछे ले चुका हूँ और NO साइड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 8 की जगह। अब देखो PF5 में मुझे 10 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं फॉस्फोरस के। एक बॉन्ड बनाने के लिए, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, आप जानते हो, है ना। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉस्फोरस के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फॉस्फोरस यानी कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ऐसी सल्फर के पास कितने हैं? 12। यहाँ H2SO4 को देखोगे तो उसके पास भी ज्यादा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कहोगे कि सल्फर के चारों ओर 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल बता दिया, ऑड नंबर बता दिया और इनकम्प्लीट बता दिया। और इसको छोड़ के और क्या ड्रॉबैक्स हैं ऑक्टेट रूल के? पहला, it is clear that octet rule is based upon the chemical inertness of noble gases। एक बात तो था कि भैया हर कोई अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे कि जिनॉन, क्रिप्टन, also combined with the oxygen fluorine to form a number of compounds। अच्छा, अब वो कह रहा है भैया ऐसा हम मानते थे, लेकिन कुछ नोबल गैसेस जो है ना, नोबल गैसेस ही रिएक्ट करती है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो नोबल गैस को रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनॉन, जिनॉन कंपाउंड बनाता है।
जिनॉन XeF2, XeF4, XeOF4, XeO3, इनके साथ कंपाउंड बना रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। वो दो हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ मैंने कोई जिनॉन का कंपाउंड नहीं देखा है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाता है या हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, इसका मतलब जिनॉन जो है वो नोबल गैस तो है, इनर्ट गैस नहीं है, वो कभी भी ना रिएक्ट करने वाली गैस नहीं है। हाँ, नोबल गैस का मतलब है वो अपने आप में यूनिमोलिक्यूलर स्टेबल स्टेबल है, लेकिन उसको रिएक्ट कराया जा सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं नोबल गैसेस की, नोबल गैस या इनर्ट गैस वो गैस होती है जो 18th ग्रुप की गैसेस होती है। 18th ग्रुप की गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो जनरली रिएक्ट नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्ट ही नहीं करती। ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो उनको रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट तो हो गए, अब रिएक्ट क्यों करें? लेकिन वो रिएक्ट करती है, जैसे जिनॉन करती है। जिनॉन फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाती है। ठीक है, अगर मैं ऑक्टेट रूल की बात मानूं तो उसको उनके साथ कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसके दो ही मतलब हो सकते हैं, जिनॉन ने ऑक्टेट रूल नहीं पढ़ा होगा या ऑक्टेट रूल गलत होगा। ठीक है, आगे, दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमने कहीं पे भी शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात नहीं करी, मैं बताता हूँ अभी आपको। इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल बीइंग टोटली साइलेंट अबाउट देयर एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, उसने ये भी नहीं बताया कि मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है, जब भी कंपाउंड बना तो वो उनकी एनर्जी बढ़ी घटी, ऐसी कोई बात नहीं करी, जैसे हम लैटिस एंथैल्पी की बात करते हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान दो, अगर मैं आपको CH4 बना के दिखाता हूँ, आपने कहा भैया ये CH4 स्ट्रक्चर ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो ठीक है। अब कोई बच्चा कहे कि भैया नहीं, इनको थोड़ा दूर करो, ये रिपल्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। इसने इस रिपल्शन के बारे में नहीं बताया, बॉन्ड पेयर की रिपल्शन और लोन पेयर की रिपल्शन के बारे में डिस्कस नहीं किया। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, बॉन्ड पेयर मतलब वो जोड़ा जो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, उनकी अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में बात नहीं की। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हुई आपके ऑक्टेट रूल की। अब हम ऑक्टेट रूल से आगे बढ़ के डेटिव बॉन्ड की बात करें। अच्छा ठीक है, जरा यहाँ ध्यान दो, H2SO4 का स्ट्रक्चर समझो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो, यहाँ पर आपको ना दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे होंगे, जिनके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऑक्सीजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। ऑक्सीजन जिसके पास अपने खुद के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहता है। एक तो उसने हाइड्रोजन से लेके कंप्लीट कर लिया, दूसरा किससे ले, दूसरा उसने लिया सल्फर से और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन के स्पेयर को देखो, आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद के, एक हाइड्रोजन से लिया, दूसरा सल्फर से लिया, काम खत्म। ऐसा ही उसे यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब सल्फर ने इस वाले ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे और ऊपर वाले के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन सल्फर के साथ क्या हुआ, इस वक्त सल्फर के आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्टेट एक्सपैंड कर गया। ठीक है, ऑक्टेट एक्सपैंड कर गया, तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर सल्फर यूं कहे कि भाई मुझे तो 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मेरे पास फालतू के इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन तू एक काम कर, मेरे साथ इलेक्ट्रॉन शेयर तो कर ले, मुझे तेरे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। तो ऑक्सीजन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, सल्फर ने उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करें जो सिर्फ सल्फर के। दूसरी बात, यहाँ पर भी सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करें, ऑक्सीजन को वापस दे दिए उसके इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप ग्रीन वाले बॉक्स को देखो या ग्रीन वाले स्फीयर को देखो, तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ठीक है, मैं इसको साइड में बना के दिखाता हूँ, ये देखो, इस वाले में ग्रीन कलर के जो डॉट है या इलेक्ट्रॉन है, वो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन। आपने देखा कि दो जगहों पे सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से ले नहीं रहा, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा। ये बात क्लियर है? इसे डेटिव बॉन्ड कहते हैं। जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन दे, डेटिव मतलब आप डोनेट मान लो, ठीक है, दान कर दिए इसने। ठीक है, जैसे मान लो, अब यहाँ ध्यान दो, दो बच्चे हैं,
ठीक है, एक के पास 4 बुक्स है और एक के पास 1 बुक है। इसने अपनी बुक इसको दे दी, क्यों? इससे इसके 5 बुक का स्लॉट पूरा हो जाएगा। एक केस। दूसरी बात, ये जो 4 बुक वाला था ना, इसने इसकी बुक छीन ली। आयनिक बॉन्ड जब होता है तो एक ताकतवर होता है, एक कमजोर होता है। आयनिक बॉन्ड तब बनता है, इसमें कोई खुशी खुशी नहीं दे रहा। दूसरी बात, कोवलेंट बॉन्ड, इसके पास 3 बुक है, इसके पास 2 बुक है, ठीक है, या इसके पास भी 3 बुक है, तो दोनों ने कहा हम दोनों ही 3-3 बुक शेयर कर लेते हैं, दोनों के पास 6-6 बुक हो जाएगी। दोनों ने बराबर की शेयरिंग करी है, इसे कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तीसरा केस, इसके पास 5 बुक है, रिक्वायर्ड सिर्फ 4 है, इसके पास 3 बुक है, तो इसने कहा ये जो 5 ही बुक है ना, ये तू ले ले, ठीक है, मैं 4 पे जो मेरी रिक्वायर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगी, और ये 5 बुक तू ले ले। इसने खुद अपनी मर्जी से दान दी है, एक बात। दूसरी बात, ये वाली बुक ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, उसको भी दे दी। तो डेटिव बॉन्ड में शेयरिंग तो होती है, लेकिन एक ही के दोनों एलिमेंट्स की होती है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही के होते हैं, जो 2 जने शेयर कर रहे होते हैं, 2 एलिमेंट शेयर करते हैं। और केस देखते हैं डेटिव के। ओजोन को देखो, ओजोन में मैंने आपको 3 कलर के स्फीयर बना रखे हैं, एक ग्रीन कलर का, एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का। मुझे ग्रीन कलर वाले स्फीयर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कलर वाले में भी 8 दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कलर वाला भी 2 शेयर कर रहा है, ग्रीन वाला भी 2 शेयर कर रहा है, लेकिन रेड वाला 4 शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया। अगर ऑक्टेट एक्सपेंड कर गया, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो वो कोशिश करेगा कि मैं डेटिव बना के अपने इलेक्ट्रॉन्स कम कर दूं, एक्सपेंडेड इलेक्ट्रॉन। देखते क्या करता है। इसने क्या किया देखो, रेड वाले ने ग्रीन वाले को अपने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन उससे कुछ नहीं लिया बदले में। अब ग्रीन वाले के इलेक्ट्रॉन ये रहे 6 और रेड वाले के ये रहे 2, ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ग्रीन के। हाँ, लेकिन इसी के साथ साथ अब जरा रेड वाले के इलेक्ट्रॉन देखो आप, 2 ये रहे, 2 ये रहे, 4 ये रहे, 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जो उसने बॉन्ड डेटिव बॉन्ड बनाया उसको हम एरो से दिखा सकते हैं। देखो मैंने नीचे एक बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो ये आपका डेटिव बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सल्फर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ओ 8, और 2 उसके पास पहले से अपने पड़े, 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट फेल हो गया, एक्सपेंड हो गया। अब ये कोशिश करेगा कि मैं अपना ऑक्टेट बनाऊं, तो ऑक्टेट बनाने के लिए क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, उस बदले में उससे कुछ नहीं लेगा, तो बन गया एक डेटिव बॉन्ड। तो जनरली डेटिव बॉन्ड तब बनता है जब मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, एक बात। डेटिव बॉन्ड तब बनता है जब ऑक्टेट रूल एक्सपैंड हो जाए, दूसरी बात, ठीक है। तो डेटिव बॉन्ड आपको दिखाई कहां देगा, ऑक्टेट रूल एक्सपैंड जनरली कहां होता है, ऑक्टेट रूल जनरली एक्सपैंड होता है 15th 16th या 17th ग्रुप में। तो डेटिव बॉन्ड बनाते दिखेंगे आपको 15th ग्रुप के एलिमेंट्स, 16th ग्रुप के एलिमेंट्स या 17th ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन डेटिव बॉन्ड बनाने की हालत में नहीं है, क्योंकि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये सेकंड रो में आते हैं। और मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था 2D नहीं होता, 2D एग्जिस्ट नहीं करता, तो इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, मतलब इनके पास जगह नहीं है। अगर इनके पास अपनी जगह होती ना, तो ये भी बॉन्ड बनाते, डेटिव बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद इसमें आता है फॉस्फोरस, इसमें आता है सल्फर, ये दोनों ही डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, इनके कंपाउंड्स डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन से। जैसे अभी हमने H2SO4 देखा, फॉस्फोरस में पीछे कौन सा देखा था हमने, सल्फर के देखे थे, SO2 देखा, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स के भी आएंगे, वो मैं बना के भी दिखाऊंगा, फिर उनमें देखते हैं कौन से बनाते हैं डेटिव।
ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहां पर आपका खत्म हुआ टॉपिक आयनिक कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड वाला, और इसमें हमने ऑक्टेट रूल के फेलियर भी समझ लिए। नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में हम समझेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, वो समझेंगे। अब जरा ध्यान दो बेटा, मैं कुछ स्ट्रक्चर्स करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस या ClO4 माइनस। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 7 में से अगर वो ऑक्सीजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन बांटता, अपना ऑक्सीजन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन बांटता है, तो Cl के ऑक्टेट में अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बांटा है। अब आप कहोगे भैया ऑक्सीजन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा? वो एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से उधारी पे लिया। ठीक है, ये मैं रेड कलर से बना देता हूं। अब देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और यहां पर Cl का भी ऑक्टेट कंप्लीट। याद रखना उसने उधारी ली थी एक इलेक्ट्रॉन की, इसलिए ऑक्सीजन पे अब माइनस का चार्ज आ जाएगा। अब कोई ये पूछे कि भैया किससे उधारी ली, Na से ले सकता है, H से ले सकता है, वो डिपेंड करता है। माइनस का चार्ज दिखा रखा है ना, वो इसलिए भी लिखा नहीं है। ठीक, अच्छा ये कोई पूछे Cl और O में से ऑक्सीजन ने क्यों लिया, क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ClO2 माइनस, देखो भैया Cl अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। ये मैंने क्रॉस से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, Cl के डॉट से दिखाए हैं, और एक इलेक्ट्रॉन Cl ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना फिर से, Cl के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, Cl के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से अपने 2 इलेक्ट्रॉन उसने बांट लिए ऑक्सीजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन उसने एक ऑक्सीजन को दिया है। जिसको उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया उसके पास फिर से गरीबी आ गई। इसका मतलब वो फिर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी से। किससे करेगा? हाइड्रोजन से, सोडियम से, वगैरह वगैरह। अगर Cl 3-3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता तो एक के साथ तो वो बॉन्ड बनाता सिंगल, और 2 के साथ वो बॉन्ड बनाता डबल। ठीक है, एक के साथ तो वो बॉन्ड बनाता सिंगल, 2 के साथ बनाता डबल। लास्ट क्या हो सकता है? अभी भी देखो क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली है। लास्ट ये हो सकता है कि क्लोरीन अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना ले। ठीक है, थोड़ा छोटा बना रहा हूं, जगह कम है। तो क्लोरीन ने अपने सारे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए। अब भी जो लास्ट ऑक्सीजन है ना, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो बाहर से उधार लेगा। अब मैं इनके बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बना रहा हूं, थोड़े आसान लगेंगे। देखो ClO, Cl सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस, दूसरा ClO2 माइनस, Cl अब एक डबल बॉन्ड, तीसरा 2 डबल बॉन्ड और एक O माइनस, और चौथा 3-3 डबल बॉन्ड और एक O माइनस। ये 4 स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, परेशान मत हो, थोड़ा सा मुश्किल है स्ट्रक्चर अभी तुम्हारे लेवल के लिए, लेकिन करते रहो, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से बाहर से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब एक बच्चा कह रहा है भैया जो ये Cl है ना, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? कहीं ये चाइना से तो नहीं ले लेगा? इसके इलेक्ट्रॉन अच्छे नहीं होते। नहीं भैया, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है सोडियम से, हाइड्रोजन से। जैसे मैंने ले लिया एक ClOH, तो क्लोरीन OH। अब ये तिरछा क्यों बना है? क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, लोन पेयर, उनकी वजह से थोड़ा बैंड कर गया।
इन स्ट्रक्चर्स को भी हम समझेंगे। मैंने बताया ना, लूज डॉट स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल ने इन शेप के बारे में नहीं बताया, ये क्यों झुका, इस तरफ मुड़ क्यों गया। अच्छा, ClO Na सोडियम के साथ बना हो तो अच्छा, अमोनिया का देखो, अब एक बच्चे ने पूछा अमोनिया का क्या होगा। N 4 बॉन्ड बना रहा है 4 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन N के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। ये रहे N के इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 4 तो दिखाई दे रहे हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, ठीक है, इसलिए उस पर प्लस का चार्ज है। अब मैं यहाँ पर किस वाले हाइड्रोजन पे दिखाऊं, किसी एक पे तो दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको बाहर भेज दिया प्लस के चार्ज को। तो जब भी आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ जैसे NH4 प्लस, तो मैं किसी एक H को चार्ज नहीं दूंगा, चारों में से एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के चार्ज बाहर रख दूंगा। CO3 2- बनाऊं तो यहाँ 3 ऑक्सीजन है, एक के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे के साथ डबल बॉन्ड, तीसरे के साथ सिंगल बॉन्ड। यहाँ माइनस दिखाई दे रहा है आपको, रुको गलत बना दिया, 2 के साथ सिंगल माइनस बॉन्ड, माइनस इलेक्ट्रॉन, और 2 सिंगल बॉन्ड, एक के साथ डबल बॉन्ड। ये कैसा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ मैं आपको। C 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक ऑक्सीजन के साथ, और एक और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कार्बन तो कंप्लीट हो गया ऑक्टेट, और अगर मैं ऑक्सीजन को देखूं तो उसका भी कंप्लीट है ऊपर, नीचे वाले इस ऑक्सीजन को देखूं तो इसका कंप्लीट नहीं है, इस वाले ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये क्या करेंगे, उधार लेंगे। अब इसने एक उधार बाहर से लिया और एक इसने भी उधार बाहर से लिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अभी जो उधार बाहर से लिया किससे ले सकते हैं, सोडियम से ले सकते हैं, सोडियम से ले सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, अब यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, मैं किस वाले ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दूं, किसको सिंगल दूं। इसको हम समझेंगे रेजोनेंस में। किसमें समझेंगे, रेजोनेंस में। ध्यान देंगे सारे बच्चे। अगर मैं NH4 के डेटिव स्ट्रक्चर को बना के दिखाऊं तो वो क्या बनेगा, ये है नाइट्रोजन, ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। अब जरा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के अपने 3 इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है, नीचे जो तीनों हाइड्रोजन है, ठीक। और जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, इसलिए उस पर प्लस का चार्ज आ गया, ठीक। अब जरा ध्यान दो, तो NH4 का जो स्ट्रक्चर बना, NH4 प्लस का, वो ये बना जिसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है जिसमें से एक डेटिव बॉन्ड है। इसके साइड में मैं इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाता हूँ। जो डेटिव है उसको एरो से दिखाया है, पहले भी एरो से दिखाया था। हाइड्रोजन लूज कर रहा है इसलिए उसके ऊपर प्लस का चार्ज दिखा दिया। मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज किसको कर रहा है, क्लोरीन को, ठीक है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, ये रहे 1 2 3 4 5, जहां डेटिव बना रहा है उस वाले हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, क्लोरीन को, ठीक है। चलो एक NH3 का भी स्ट्रक्चर देख लो जिससे अमोनियम क्लोराइड बना है।
नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो हाइड्रोजन के साथ बना लिया उसने बॉन्ड, और एक रह गया लोन पेयर। 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए और एक रह गया लोन पेयर। ये 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ठीक है। तो यहां पर हमने इन स्ट्रक्चर्स को देखा। अब मैं 2-4 स्ट्रक्चर सल्फर के भी दिखा देता हूं आपको। देखो H2SO4 सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और 2 OH के साथ बॉन्ड बनाएगा। H2SO5 सल्फर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगा, एक OH, एक O और एक और OH, ठीक है। H2S2O7 नाम है ओलियम। जरा ध्यान दो, बिल्कुल H2SO4 जैसा स्ट्रक्चर है, यानी कि टेट्राहेड्रल। बस एक ऑक्सीजन, दोनों सल्फर शेयर कर रहे हैं। H2SO7 हो गया। अब H2SO8 इसी का ही कॉपी है। देखना क्या फर्क है। H2SO8 H2SO8 स्ट्रक्चर देखो, इसमें एक ऑक्सीजन यहां आ जाता है, H2S2O8 मार्श सॉल्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है H3PO2। याद रखो फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, एक बनाए ऑक्सीजन के साथ और 3 बनाए बाकी बच्चों के साथ। एक तो OH बन गया, एक H और एक और H, ठीक है। अगर मैं H3PO3 कर दूं तो एक तो डबल बॉन्ड के साथ बना रहा है, अब 2 OH बनाएगा और एक H। H3PO4 कर दूं तो एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा, 3 OH बनाएगा। H3PO करे तो एक तो डबल बॉन्डेड O और तीनों नीचे के H, ठीक है। फॉस्फोरस के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के हो गए, लगभग हो गए हैं। कोई बच गया होगा स्ट्रक्चर तो बाद में देखते हैं, ठीक है। अब बारी आती है बॉन्ड पैरामीटर्स। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है, बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? अगर दो एलिमेंट्स, ये देखो, अगर दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और उस बॉन्ड के बीच की लेंथ को अगर हम मेजर करें तो उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दोनों के दोनों आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये है आपकी बॉन्ड लेंथ, ये है आपकी बॉन्ड लेंथ, एक के सेंटर से, न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे के न्यूक्लियस के सेंटर पर। ऐसा भी तो हो सकता है वो शेयर कर रहे हो, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो, तो ये हो जाएगी ये वाली बॉन्ड लेंथ। ये हो सकता है कि वो वैंडर वॉल बॉन्ड बना रहे हो, मतलब मॉलिक्यूलर बॉन्ड, दो पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स है, या एटॉमिक। हम बात कर रहे थे बॉन्ड पैरामीटर्स की। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? एक बॉन्ड की लेंथ। वो बॉन्ड किनके बीच में?
दो आयंस के बीच में, दो एटम के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ये देखो। जैसे ये H2O है, ये दो लोन पेयर है, ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड की अपनी एक लेंथ है। ठीक है, ये जनरली 10 की पावर -9 या 10 की पावर -10 की रेंज में होती है, नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, ये आपकी बॉन्ड लेंथ और ये बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, बॉन्ड एंगल क्या है, एनसीईआरटी क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग bonding electron pair around the central atom in a molecule or complex ion. Bond angle is expressed in degree, which can be experimentally determined by the spectroscopic method. ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे आपको पानी में बॉन्ड लेंथ 104.5 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वही बनाने में चाहिए होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से हम निकाल लेते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। देखो, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल। मैं आपको बता चुका हूँ 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स या एंटिटी। ठीक है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। ये ध्यान क्या रखना आपको, एक तो गैसियस स्टेट, दूसरा 1 मोल। ठीक है, आगे द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल। किलो जूल एनर्जी की यूनिट है और मोल हम पर मोल में निकाल रहे हैं इसको। अब आप कहोगे यहाँ तो बॉन्ड एंथैल्पी एनर्जी क्या है, बेटा एंथैल्पी का मतलब चेंज इन एनर्जी होता है। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, जैसे नीचे इसने क्या कहा, फॉर एग्जांपल HH बॉन्ड एंथैल्पी इन H2 मॉलिक्यूल इज 435.8 किलो जूल पर मोल। अगर एक मोल H2 के आपको डिसोसिएट करने हैं उसकी गैसियस स्टेट में, तो आपको 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituent ions, जैसे NaCl नीचे दे भी रखा है। फॉर एग्जांपल लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl इज 788 किलो जूल पर मोल। दिस मींस दैट 788 किलो जूल of energy is required to separate 1 mole of NaCl into gaseous atom। अब जरा ध्यान दो, आपके पास NaCl है, ठीक है, अब NaCl सॉलिड स्टेट में उसको आप Na+ आयन बनाना चाहते हो और Cl- आयन बनाना चाहते हो, तो कौन सी एनर्जी लगेगी आपकी, लैटिस एंथैल्पी। कौन सी एनर्जी लगेगी, लैटिस एंथैल्पी। एक मोल NaCl को या किसी आयनिक सॉलिड को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगती है वो लैटिस एंथैल्पी है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब आप कह सकते हैं कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं बॉन्डिंग में। जैसे हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है, तो वहां एक बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, वहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन में ये देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल की, तो वहां कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, डबल बॉन्ड,
तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ये तो हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। इस बॉन्ड ऑर्डर को अभी हम आगे जाके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं एक बार इसको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में पढ़ देता हूँ। In the Lewis description of covalent bond, the bond order is given by the number of bond between two atoms in molecule. The bond order, for example, in H2 with a single bond shared electron pair, in O2 with 2 shared electron pair, and in N2 with 3 shared electron pair is 1, 2, 3 respectively. Similarly, in CO, 3 shared electron pair between C and O. The bond order is 3. ठीक है, और नाइट्रोजन में 3, N2 में। आगे चलते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं, जरा ध्यान दो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? यहाँ एक पेज ऐड कर रहा हूं मैं, जरा ध्यान देना सब बच्चे। पहली चीज आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसी केमिकल स्पीशीज जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर हो। ठीक है, जैसे नियॉन, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास 9 होते हैं, उसने एक गेन किया है, तभी F- आया है। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, उसने 2 गेन किए हैं, उसके पास भी 10 हो गए। सोडियम के पास 11 होते हैं, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो 10 हो गए। मैग्नीशियम के पास 12 होते हैं, उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो 10 हो गए। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं CH4, तो कार्बन के पास 6 होते हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। H2O में 2 हाइड्रोजन के पास है और 8 ऑक्सीजन के पास है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम बॉन्ड पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, तो हमने 3 बॉन्ड पैरामीटर देखे। पहला बॉन्ड लेंथ, दूसरा बॉन्ड एंगल, तीसरा बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, और एक और बताया था मैं आपको, बॉन्ड स्टेबिलिटी। आप ध्यान रखिए, बॉन्ड लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंगल के। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी बॉन्ड स्टेबिलिटी कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्टेबिलिटी के भी। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अभी हम इसको और जो थ्योरीज आएगी, जैसे एमओटी आएगी, तो वहां बात करेंगे, तब हम इसको फिर एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तब समझेंगे एक बार दोबारा इसको। आप ये आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली टर्म आती है वो है रेजोनेंस। एनसीईआरटी कहती है कई बार एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं कर पाता, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है समझाने के लिए किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को। तो उन सब स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं रेजोनेंस की कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, और जो उनको मिलाकर बनता है उसे कहते हैं हम हाइब्रिड फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस की कैनोनिकल फॉर्म जिसके अंदर हमें किसी एक कंपाउंड के अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, और हाइब्रिड जो उन सबको जोड़कर एक बनती है। ठीक है, जरा ध्यान दो, यहां मैं आपको SO2 का रेजोनेंस दिखा रहा हूं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ एक बार सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक बार डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर एक जो सिंगल बॉन्ड है डेटिव बॉन्ड है, मतलब सल्फर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब अगर मैं इसका ये स्ट्रक्चर ना बना के ये स्ट्रक्चर बनाऊं तो बात गलत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है फर्स्ट ऑप्शन के साथ सिंगल बनाएगा या सेकंड के साथ नहीं बनाएगा। तो मुझे इन दोनों स्ट्रक्चर में एक बात दिखाई दी कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों तरफ है, जो दूसरा बॉन्ड बनना है यानी कि जो डबल बॉन्ड बनना है वो मैंने पार्शियल बना दिया।
ठीक है, जो डबल बॉन्ड बनना है वो पार्शियल बना दिया। क्लियर? अब जरा ध्यान दो, SO2 ये 2 सिंगल बॉन्ड और एक पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, ये जो 2 फॉर्म थी ये थी कैनोनिकल फॉर्म। SO2 की 2 कैनोनिकल फॉर्म थी। कैनोनिकल फॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसके सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। और हाइब्रिड फॉर्म में क्या दिखाई दे रहा है आपको? उन सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। अब नीचे देखो, अब ऐसे ही एक केस दिखाई दे रहा है आपको ओजोन का। ओजोन में आपको 2 अलग अलग बॉन्ड बने दिखाई दे रहे हैं, एक तो डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। देखो, एक ये रहा डबल बॉन्ड और एक ये रहा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो, एक ये रहा सिंगल बॉन्ड, एक ये रहा डबल बॉन्ड। तो जब ओजोन में आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देते हैं तो आप जैसे SO2 में दिखाई दे रहा था, आप ये कह सकते हो कि भैया दोनों के पास एक एक सिंगल बॉन्ड तो है, जो दूसरा है डबल बॉन्ड वो दोनों में बटा हुआ है। इसी तरीके से आपका CO3 का स्ट्रक्चर है। ये पूरा एक्सप्लेन मैं अभी थोड़ी देर पहले कर चुका हूँ, है ना। अब जरा इधर ध्यान देना, CO3 के स्ट्रक्चर में मैंने एक मल्टीपल बॉन्ड ग्रीन कलर से बनाया। ठीक है, देखो, एक ऊपर दिखाई दे रहा है, एक साइड में दिखाई दे रहा है, एक इधर दिखाई दे रहा है। ये जो मैंने आपके मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए ना, इन मल्टीपल बॉन्ड को आप ये देखो कि ये तीनों में बट रहा है ना। ये डबल बॉन्ड जो है ये तीनों में शेयर हो रहा है। ठीक है भैया, मान लिया तीनों में शेयर हो रहा है। अब जब ये तीनों में शेयर हो रहा है तो यहाँ पर ये मल्टीपल बॉन्ड रोटेट कर रहा है, इसके साथ साथ ये जो चार्ज है ये भी रोटेट कर रहा है तीनों ऑप्शन में। तो जब ये तीनों क्या है इसकी, ये तीनों इसकी कैनोनिकल फॉर्म है और इन तीनों का जोड़ ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, जिसमें आपको तीनों पर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने ये -2 का चार्ज दिखा दिया, जिससे मुझे पता चलेगा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 का चार्ज है। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब अगर कोई कहे कि भैया ये पता कैसे चला कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड था, तो एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं। मान लो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो 140 पिकोमीटर का होता है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो 130 पिकोमीटर का होता है। लेकिन CO3 में मुझे सारे बॉन्ड किस लेंथ के या किस पैरामीटर के दिखाई दिया? 133 पिकोमीटर के। इसका मतलब ना तो वो पूरे डबल बॉन्ड है, ना वो पूरे सिंगल बॉन्ड है ना। वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा। ऐसा ही बेंजीन में देखने को मिलता है। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर देखो, तो बेंजीन एक ऐसा कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ, और आपस में वो ऑल्टरनेट पोजीशन में एक सिंगल और एक डबल बॉन्ड बनाते हैं। इसे बेंजीन कहते हैं। क्लियर? नीचे आ जाओ। अब ये 2 स्ट्रक्चर देखो आप, दोनों बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। एक बार यहाँ पर है पोजीशन और एक बार यहाँ पर है। देखो, दोनों एक दूसरे से उल्टी पोजीशन पे है मल्टीपल बॉन्ड। जैसे 135 पे तो दूसरा 246 पे। और अगर मैं इनका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं तो ये इस तरीके से इसके सारे मल्टीपल बॉन्ड रेजोनेंस से कम चार्ज। अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मल चार्ज की, तो ओजोन का अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं तो फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता क्या है? देखो, यहाँ पर आपको ओजोन दिखाई दे रहा है, इसके स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है आपको स्फीयर, एक रेड और एक व्हाइट। इन तीनों को मैंने नाम दे दिया। ग्रीन वाले को मैंने नाम दिया फर्स्ट ऑक्सीजन, रेड वाले को मैंने नाम दिया सेकंड ऑक्सीजन, और व्हाइट वाले को नाम दिया थर्ड ऑक्सीजन। देखो, अब इसके अंदर आप एक बात समझो, जो फर्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चाहे कोई सा भी हो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं। उसके वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उन्हें हम कहते हैं लोन पेयर। ये बात याद रहेगी।
तो फॉर्मल चार्ज होता है किसी चीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑक्सीजन में मुझे दिखाई दे रहा है उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 2। तो अगर 6 में से 7 जाएगा तो 4 जाएगा -1, यानी कि ग्रीन वाले ऑक्सीजन पे -1 का फॉर्मल चार्ज है। ठीक है, सेकंड ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, रेड वाले ऑक्सीजन की। रेड वाले ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है, माइनस उसने सिर्फ उसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए उसके 6, लोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो ये लिखा 6 माइनस 2 प्लस हाफ ऑफ 6, आपके पास क्या आ जाएगा फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन 2 का। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा ऑक्सीजन देखते हैं, एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा। इस ऑक्सीजन में थर्ड ऑक्सीजन में अगर मैं आपसे बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो 6 माइनस 4 प्लस हाफ ऑफ 4, तो 6 माइनस 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यानी कि 0। तो इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है 0, इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना है -1 और इस वाले ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज कितना है +1। ठीक है, अब लास्ट यहाँ पर एक एलिमेंट चलो ठीक है, तो ओजोन वाला हो गया। अब एक काम करते हैं, एक केस लेते हैं CO3 2- का। इसके अंदर एक कार्बन दिखाई दे रहा है, 3 ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात को समझना, जो बीच में कार्बन है ना, इसके पास अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अगर मैं कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं तो वो क्या आएगा, उस कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 माइनस कार्बन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 0 प्लस कार्बन पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है 8। समझ आई, दोबारा समझाता हूं। कार्बन के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं माइनस लोन पेयर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो सारे के सारे तो इसने बांट लिए, एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, तो हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का पता चला आपको 4 माइनस 4 यानी कि 0, इस पर कोई फॉर्मल चार्ज है ही नहीं। अब मैं इस वाले ऑक्सीजन को देखता हूँ, ऑक्सीजन सेकंड ऑक्सीजन ने एक तो बॉन्ड बना रखा है, खुद के इलेक्ट्रॉन ये रहे, और एक ये जो काले वाला इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसने बाहर से उधारी लिया है, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज है। ये यहाँ पर 2 है ऐसे ऑक्सीजन है जिनके ऊपर माइनस का चार्ज है। ठीक है, इस वाले को देखो आप, जिसने एक उधारी लिया है, इस वाले से इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। देखो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। तो सेकंड ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 6 प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यानी कि 2, तो 6 माइनस 6 प्लस 1 यानी कि 7 इज इक्वल्स टू -1। समझ आया? इसी तरीके से आप थर्ड ऑक्सीजन को देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है इसी के जैसा। और फर्स्ट ऑक्सीजन में क्या था, उसमें उसने बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किए। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4,
प्लस इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, काम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं, सेकंड ऑक्सीजन पे -1, थर्ड ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं। अगर कोई आपसे पूछे टोटल फॉर्मल चार्ज कितना है CO3 2- पे, तो आप कहोगे -2। तो यहाँ पे आपका फॉर्मल चार्ज वाला टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, आगे अब बात आती है, मैंने कल आपसे डिस्कस भी किया था, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, शेप ऑफ बॉन्ड पेयर्स। अगर मैं आपको कोई मॉलिक्यूल देता हूं और उसके पास 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, बॉन्ड पेयर बनते हैं, तो वो अपनी किस तरीके से शेप बनाएंगे? वो इस तरीके से शेप बनाएंगे कि जो बॉन्ड पेयर है, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहे और अपनी रिपल्शन को कम से कम करे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केस लिया किस चीज का, ये 2 बॉन्ड पेयर में ये इतने दूर हो जाएंगे कि 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 3 बॉन्ड पेयर में ये इतने दूर हो जाएंगे कि 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 4 बॉन्ड में ये इतने दूर हो जाएंगे कि 109.5 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अच्छा, ये दोनों कैसे थे? प्लेन पर। ये कैसा है? 3 डायमेंशन 3D। 5 बॉन्ड वाले में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक तो 3 तो यहां बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, 6 वाले में कैसा बनाएंगे? 4 तो यहां बनेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, फिर 7 वाले में कैसा बनाएंगे? 5 तो बनेंगे प्लेन पर, फिर एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, 7 तक के तो हमने पेयर बना के आपको दिखा दिया। उनके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है इन पेयर्स की, BeCl2 CO2, ये 2 पेयर वाले हैं। 3 पेयर में आप कर सकते हो LCl3 BCl3 BH3। 4 पेयर में कर सकते हो आप SiCl4 CH4 CCl4। 5 में PCl5, 6 में SF6 और IF7। ये इनकी शेप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ठीक है, चलो अब जो सिर्फ 2 बॉन्ड वाले हैं उनका नाम क्या है? लीनियर, और दोनों एंगल कितने हैं? 180 डिग्री ईच। 3 बॉन्ड वाले जो हैं उनका नाम है प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, 120 डिग्री ईच। जो 4 बॉन्ड वाले हैं उनका नाम है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 9.5 डिग्री ईच। जो 5 बॉन्ड वाले हैं इनमें 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं, एक तो बनते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 बनते हैं, 3 तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे और 2 एक्सियल पे, ऐसे 5 बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड वाले में 2 तो 90 डिग्री के होते हैं और यहाँ पर जो 3 है वो 120 डिग्री के होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमने कहीं क्वेश्चन देखा तो वहां पे ये लिखा था कि 690 डिग्री के। वो 690 डिग्री के क्यों है? ये जो y है ना, ये नीचे यहाँ पर भी इसके साथ 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ भी 90 बना रहा है, इसके साथ भी 90 बना रहा है, तो 90 के कितने हो गए? 3 एंगल। ऐसे ही नीचे वाले से देखो, यहाँ पर भी 90 बना रहा है, यहाँ पर भी 90 बना रहा है, यहाँ पे भी 90 बना रहा है, 6 एंगल। तो आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पे कितने एंगल है 90 डिग्री के? 6 एंगल 90 डिग्री के और 3 एंगल 120 डिग्री के। देखो ये दिखाई देंगे आपको 3 एंगल, ये दिखाई दे रहा है आपको, 1 एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल। 3 एंगल 120 डिग्री के हैं, 6 एंगल 90 डिग्री। ठीक, अगर मैं आपसे बात करता हूं 6 की, तो इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ सारे एंगल 90 डिग्री के। ठीक है, 7 वाले में 5 एंगल 120 डिग्री के हैं, कोई बोलेगा नहीं। बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये थ्योरी कहती क्या है? ये थ्योरी ये कहती है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर का मतलब है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोन पेयर का मतलब क्या है? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। अच्छा, जिसने बॉन्ड बनाया, बॉन्ड बनाते वक्त एनर्जी रिलीज करी होगी, एनर्जी रिलीज करने से वो स्टेबल हो गया, एक बात। दूसरी बात, जिसने एनर्जी रिलीज कर दी वो उतना रिपेल नहीं करेगा,
उसकी रिपल्शन भी कम हो गई है, एनर्जी रिलीज करने की वजह से उसकी रिपल्शन कम हो गई है। तो आप ये कह सकते हो कि बॉन्ड पेयर की रिपल्शन कम होती है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्शन थोड़ी ज्यादा होती है, और लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर कहीं आपको लोन पेयर दिखाई दिया तो वो अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर कराए थे उनमें एक भी लोन पेयर नहीं था, इन स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड कर देगा, खराब कर देगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ने नाम नहीं दिए थे, जो मैंने आपको बताया था ना बैंड स्ट्रक्चर, टी शेप, उसने कहा था या तो टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर CH4 स्ट्रक्चर बना तो टेट्राहेड्रल, अगर CH4 में की जगह आपने NH3 बनाया जिसमें एक लोन पेयर है तो वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ठीक है, अच्छा अब मैं इसके बारे में पढ़ने जा रहा हूँ, ये NCERT का ही लिखा हुआ है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि 2 होंगे तो इस तरीके की शेप दिखाई देगी, 3 होंगे, 4 होंगे, देखो मैंने आपको भी स्ट्रक्चर्स कराए थे, यही बता रहा है। अगला, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। अच्छा, जो जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहे वो वैलेंस बॉन्ड के जोड़े हो चाहे वो लोन पेयर के जोड़े हो। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, मान ले एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन दूसरा ही बॉन्ड पेयर है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, वो भी रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे? अरे कूलम्बिक रिपल्शन, सेम चार्जेस रिपेल ही करते हैं, ऐसा ही कहा वैलेंस शेल ने, तो इसने वैलेंस शेल की थ्योरी में। आगे, these pairs of electron tends to occupy such position in space that minimize the repulsion। मैंने आपको बताया था ये कोशिश करते हैं इतना दूर हो जाए कि अपनी रिपल्शन को कम कर सके। तो 2 होंगे तो 120 डिग्री 180 डिग्री पे चले जाएंगे, 3 होंगे तो 120 पे चले जाएंगे, 4 होंगे तो वो टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे जितना हो सके अपना रिपल्शन कम कर सके। The multiple bond is treated as if it is a single electron pair and 2 or 3 electron pair of multiple bond are treated as single super pair। वो कहता भैया जो मल्टीपल बॉन्ड है ना उसको वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाता था, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी वो उसको सुपर बॉन्ड के तरीके से दिखाता था। ठीक है, ये वाला जो पोस्टुलेट है इस थ्योरी का ये पूरा ठीक नहीं है, आगे बात करेंगे। अब वो कहता है where 2 or more resonance structure can be represent a molecule, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी जो है वो रेजोनेंस को सपोर्ट करती थी। ठीक है, अब पीछे मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, उनमें मैंने लोन पेयर नहीं लगाया था, अब मैं इन स्ट्रक्चर्स में आपको लोन पेयर भी लगा के दे रहा हूं, जरा इस टेबल को समझो। देखो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 2 हुए, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो आपका क्या बनेगा? 180 डिग्री ईच एंगल के साथ लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हुए तो क्या बनेगा? 120 डिग्री के साथ ट्राइगोनल प्लेनर बनेगा, लेकिन जरूरी नहीं तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, ऐसा हो सकता है कि एक लोन पेयर हो, 2 पेयर में एक भी लोन पेयर नहीं हो सकता, कम से कम 2 बॉन्ड पेयर होना जरूरी है। अच्छा, अब जो मैंने ये बनाया है 3 बॉन्ड पेयर वाला, इसमें देखो आपको 2 तो बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं और एक लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर का जो होता है रिपल्शन वो ज्यादा होता है, इसलिए इसको दबा देगा, और यहाँ पर जो बॉन्ड होगा ना वो 120 से कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो डिपेंड करता है सेंट्रल मेटल एटम का साइज कितना बड़ा है। जितना सेंट्रल मेटल एटम का साइज बड़ा होता जाएगा उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी, उससे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। याद रखो, सेंट्रल मेटल एटम का साइज जितना बड़ा होगा उससे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने कहा कि भैया लेस देन 120 होगा, बात खत्म। शेप कैसी होगी? बैंड। ठीक है, अच्छा 4 वाले होंगे तो टेट्राहेड्रल, अभी बताया था। अच्छा, बैंड स्ट्रक्चर जो है ना उसको आप डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्लेनर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो तुम्हारा ट्रायगोनल प्लेनर था उसकी शेप खराब हो गई है, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल प्लेनर। किसकी वजह से शेप खराब हुई है? लोन पेयर की वजह से। ठीक, अच्छा 4 के बाद अब 4 में एक लोन पेयर भी आ सकता है और 2 लोन पेयर भी आ सकते हैं। देखो 2 तरीके से बना के दिखा रखा है मैंने, एक तो वो बबल बना के उसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, एक बॉन्ड बना के उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, ये एनसीईआरटी के बनाने का तरीका है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में देखो आपको 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर दिखाई दे रहा है, इस शेप को हम कहते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है NH3, PCl3, NF3 या PH3। इसके नीचे जो दूसरा स्ट्रक्चर आता है वो है बैंड शेप।
जिसमें आपके स्ट्रक्चर आ रहे हैं H2O या H2S, ठीक है। बैंड शेप में दो ही बॉन्ड पेयर हैं। कितने बॉन्ड पेयर हैं? दो ही बॉन्ड पेयर हैं, दो लोन पेयर, ठीक है। 109 डिग्री 28 मिनट बोल सकते हो आप, या 109.5 डिग्री बोल सकते हो, दोनों ठीक है, ठीक है। अगर कोई टीचर कहे 109.8 डिग्री है तो वो गलत है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करते हैं 5 बॉन्ड की, तो 5 बॉन्ड में ऐसा हो सकता है कि हम इस तरीके का अरेंजमेंट बनाएं। अब इस अरेंजमेंट को समझना, इसमें 3 तो है इक्विटोरियल पोजीशन पे और 2 हैं एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे जो बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वहां रिपल्शन ज्यादा है। क्यों रिपल्शन ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे एंगल कम है, 90 डिग्री का एंगल है। एंगल जितना छोटा मतलब नजदीक, नजदीक का मतलब रिपेल ज्यादा करेगा, ठीक है। और एंगल जितना बड़ा उतना दूर, और जितना दूर होगा उतना रिपेल कम करेगा। इस बात पे ध्यान दो। 120 डिग्री पर रिपल्शन कम होता है, 90 डिग्री पर रिपल्शन ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये रहे 120 डिग्री के 3 बॉन्ड। यहाँ पर रिपल्शन कम है और जो ऊपर नीचे है वहां पर रिपल्शन ज्यादा है। जहां रिपल्शन ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, जहां रिपल्शन ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, इसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। नाम याद रख लेना, कहीं आ जाए एग्जाम में और उल्टा कर दो उसको एक्सियल। आगे, जहां पर रिपल्शन कम है ना, लोन पेयर वहीं पे लगेंगे। इसका मतलब सारे के सारे लोन पेयर कहाँ लगेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आपको दिखाई भी दे रहे हैं यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर्स में। मैं लोन पेयर वहां लगा रहा हूं जहां पर एंगल बड़ा है, रिपल्शन कम है। जहां पर एंगल बड़ा है, रिपल्शन कम है। देखो, एक लोन पेयर, इस वाले में ऐसे 2 लोन पेयर, और इस वाले में ऐसे 3 लोन पेयर, ठीक है। एक लोन पेयर लगा तो स्ट्रक्चर जो बना वो है सीसॉ। एग्जांपल है SF4, बना के देखना, ठीक है। जिसमें S आपका बीच में होगा, जहां पर मैंने Y बना रखा है यहाँ S आ जाएगा, और 4 F इधर आ जाएंगे, SF4, ठीक है। दूसरा है टी शेप। एग्जांपल है BrCl3, यानी कि ब्रोमियम, ब्रोमीन आप यहाँ लगा सकते हो, और 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। टी शेप, 2 लोन पेयर है। और लास्ट वाला जो है उसका एग्जांपल है XgF2, लीनियर शेप है। 3 लोन पेयर आ गए, Xg बीच में आ सकता है, जिनॉन, और एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, सीधी लाइन है, बिल्कुल लीनियर शेप है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बारी आती है 6 की। 6 में मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तो समझा ही दिया था। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ अब मैं अब बात करूंगा आपसे एक लोन पेयर वाले स्ट्रक्चर की और 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर वाले को बोलेंगे हम स्क्वायर पिरामिडल। ये रहा स्क्वायर, पिरामिड का है, ये रहा स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। और ये क्या है? खाली स्क्वायर, ऊपर और नीचे तो दोनों लोन पेयर है, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। ये प्लेन शेप में आ गया। एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनर का SF4, स्क्वायर पिरामिडल का XgOF4, और ऑक्टाहेड्रल का SF6, ठीक है। आगे 7 वाले में 5 तो आएंगे आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे 72 डिग्री के साथ, और एक ऊपर और एक नीचे पिरामिड की शेप में 90 डिग्री के साथ, ठीक है, ठीक है। ज्वाइन कर ले। अब बारी आती है 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर के साथ। ये रहा एक लोन पेयर, और ये रहे 5 बॉन्ड पेयर इधर और एक बॉन्ड पेयर नीचे। 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, नाम है पेंटागन बाइपिरामिडल। एग्जांपल है XgF6, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। जिनोन के सारे कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बारी आती है इस बात को समझने की कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। जरा ध्यान दो, देखो हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो अभी आपको शेप बताई है, उसके एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन को समझाती है, ठीक है। मतलब जब 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं ना, तो वो अपनी एनर्जी को बांटते हैं। जब 2 ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
जैसे मान लो s अगर p से मिला तो वो रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ ये कहता है जब दो ऑर्बिटल्स स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के कंबाइन करते हैं तो अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके जिस शेप में आते हैं उसे हम कहते हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन। देखो अब मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन which can be defined as the process of intermixing of orbitals of slightly different energy so as to redistribute their energy, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy or shape. For example, when 1 2s and 3 2p orbitals of carbon hybridize, there is a formation of 4sp3 orbital। ठीक है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए s की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल, p की डंप वेल, d की डबल डंप वेल, f की कोई शेप नहीं होती। चलो अब जरा ध्यान देंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मैं आपको बता चुका हूं, चाहे लोन पेयर हो चाहे बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन पे इसका फर्क नहीं पड़ता। अगर दो पेयर हैं तो एक s का होगा और एक p का होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp। तीन पेयर हैं तो एक s का होगा, दो p के होंगे, हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2। चार पेयर हैं तो एक s का होगा, तीन p के होंगे, sp3। पांच पेयर है तो एक s का होगा, तीन p के होंगे और फिर d के। ठीक है भाई, s के अंदर एक ही पेयर आ सकता है इसलिए रिपीट नहीं करा, p के अंदर तीन तक ही पेयर आ सकते हैं, 6 कैपेसिटी होती है ना इसकी, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए अब d चालू हो गया। 6 के अंदर एक s होगा, तीन p होंगे, दो d होंगे। 7 के अंदर एक s होगा, तीन p होंगे और तीन d होंगे। अब याद रखना, दो पेयर का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, तीन पेयर का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, चार पेयर का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पांच पेयर का मतलब sp3, रुक जाओ, चार पेयर का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पांच पेयर का मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन, छह पेयर का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और सात का मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्या इनके नाम अभी वही है, लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल? हाँ, नाम वही है, शेप के नाम। जब ये डिस्टॉर्टेड होंगे तो भी नाम वही रहेंगे, बेंट, टी शेप वगैरह वगैरह। क्लियर, समझ आया? अच्छा, अब इनकी शेप को बना के देखते हैं। S और P को अगर हम कंबाइन करते हैं तो sp शेप बनती है। देखो कैसे, आपको एक s ऑर्बिटल दिखाई दे रहा होगा, एक p, जब जुड़े तो बना sp। फिर उन्होंने अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करा। देखो sp तो ऐसे दिख रहे थे, sp जब रीडिस्ट्रीब्यूट करा तो ये फिर देखो हो गए 180 डिग्री पे दूर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर्स, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक्सप्लेन करूंगा, आज समझ लो, एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा इन स्ट्रक्चर्स। अब sp2 को एक s, एक p, दो p, देखो ये रहे दो s, एक s और दो p। जब मैं इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो ये अपने आप को दूर कर लेते हैं, कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे। इसके बारे में तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, अब आप ये कह सकते हो भैया p तो ऐसा होता है, ये ऐसा क्यों बन जाता है कि इस तरफ खिंचा हुआ ज्यादा और इस तरफ छोटा? हाँ, एक तरफ बबल बड़ा हो जाता है इसका और दूसरी तरफ छोटा हो जाता है। इसका मतलब जिस तरफ बड़ा हुआ है उस तरफ इसको किसी के साथ बॉन्ड बनाना है। अगर हाइड्रोजन हुआ तो स्फेरिकल होगा, अगर क्लोरीन हुआ तो वो भी डंप वेल होगा, ये भी डंप वेल होगा। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के बॉन्ड जो होते हैं उस तरफ खींचे चले जाते हैं, जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का उस तरफ खींचा चला जाता है जिस तरफ उसको बॉन्ड बनाना है। ठीक है, अब नीचे देखो sp3, एक s, तीन p, ये रहा, ये येलो कलर से बनाया s और तीनों p लगे हुए x y z पे। जब मैंने इसकी शेप बनाई तो क्या बनी, टेट्राहेड्रल, sp3। अभी sp3d की भी शेप होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर d आ जाएगा, इसलिए हमने यही तीन करी है और एनसीईआरटी में भी यही दे रखी है और पेपर में भी यही आनी है, तो और क्यों दिमाग लगाएं। चलो, अब बात आती है स्ट्रक्चर्स की। ये स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया है, दिखाया आपको, इनको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो, बॉन्डिंग में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड तो बता दिया था। कोवेलेंट बॉन्ड बेटा दो तरीके के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब है जिसमें एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही हो और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एक बात, दूसरी बात, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये पहला बॉन्ड होता है,
पाई बॉन्ड इसके बाद बनते हैं। तीसरी बात, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। देखो अब देखते हैं इनका डिफरेंस। सिग्मा बॉन्ड में एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, सिग्मा बॉन्ड एस एस, एस पी और पीपी तीनों में पॉसिबल है। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट होता है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर रोटेशन पॉसिबल है। पाई बॉन्ड एंड टू एंड नहीं, साइड में ओवरलैपिंग होती है। पाई बॉन्ड में एस एस में पॉसिबल नहीं है, क्यों? एस सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है और वो सिग्मा बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो पाई में जाएंगे, ठीक है, यानी कि पी में जाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड पे, पहला बॉन्ड सिग्मा हुआ तो अगले पाई बनेंगे। मान लो ट्रिपल बॉन्ड है तो एक पहला सिग्मा बाकी के दो पाई, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर सिंगल ही बॉन्ड है तो वो सिग्मा है 0 पाई, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं इस चीज को, देखो यहां देखो, ये सिग्मा बॉन्ड देखो, एस और एस के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है आपको, एस और पी के बीच में सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहा है, एस एस सिग्मा बॉन्ड, एस पी सिग्मा बॉन्ड, पी पी सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड, ये देखो ये एक पी है और ये एक पी है, इनके बीच में पाई बॉन्ड है, साइड में ओवरलैपिंग है, ठीक है। कमजोर बॉन्ड है, ये रोटेट नहीं कर सकता, रोटेट करते टूट जाएगा, और ये सिर्फ पी पी में होता है, ठीक है। ये पी एक्स वालों में बना दिया और ये पी वाई वालों में, अब ऐसे जेड वालों में बना सकते हो आप, जेड वालों में ऊपर बना रखा है, देखो। अच्छा अब एक बात ध्यान देना बेटा, ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड जहां बनता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, इस बात पे ध्यान दो। सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है, पाई बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे नहीं बनते। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा या एनसीईआरटी ने पी के लिए जेड फिक्स कर रखा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो एक्स और वाई जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं है। सिग्मा बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के सिवा कहीं और नहीं बनता, पाई बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं बनता, याद रहेगा। आगे पिक्टोरियल डायग्राम तो नहीं है तुम्हारे में, हाँ ये एक्सप्लेनेशन है हाइब्रिडाइजेशन की। अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी, यहाँ फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स देखे मैंने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो हमें दिखाई दे रहा है थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2s के पास 3, p के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को देखा तो क्लोरीन के पास p में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम यानी कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करूंगा, क्लोरीन को नहीं। आ जाओ नीचे, ग्राउंड स्टेट, जीएस का मतलब है ग्राउंड स्टेट, मैंने फास्फोरस की ग्राउंड स्टेट लिख के दिखाई है, 3s 3p। फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपेंड कर सकता है, क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। तो फास्फोरस ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन खोल दिए। जरा ध्यान देना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो अब कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में एक s में, 3 p में और एक d में, 1sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक s में, 3 p में और एक d में। तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको? sp3d, ठीक। जरा ध्यान दो, ये रहा फास्फोरस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 5, ठीक है। क्लोरीन नीचे आपको दिख रहा होगा, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन। पांचों क्लोरीन ने अपना सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। कोई दिक्कत? तो सबने क्या किया, अपना एक एक बॉन्ड बनाया, सबका पहला पहला बॉन्ड था, मतलब इस फास्फोरस का क्लोरीन के साथ एक बॉन्ड, इस फास्फोरस का इस क्लोरीन के साथ दूसरा बॉन्ड, इसके साथ तीसरा, इसके साथ चौथा, इसके साथ पांचवा। किसी भी एक क्लोरीन या फास्फोरस में डबल बॉन्ड नहीं आया, तो सारे सिग्मा बॉन्ड है।
एक फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ 5 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आया, याद रखना। तो ये बन गया PCl5। PCl5 को जब 5 बॉन्ड बनाने थे तो फास्फोरस के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड होकर 5 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बनाए। ठीक है, तो ये था फास्फोरस। और ये स्ट्रक्चर कैसा बना इसके बारे में आपको बता चुका हूं, PCl5। अब ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया C2H6। C2H6 तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई? 1s2, 2s2, 2p6। ग्राउंड स्टेट अगर मैं देखूं तो कार्बन के पास मुझे इस वक्त 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2s में और 2p में। और एक बात ध्यान रखना, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, 2d नहीं होता, तो ये अपने आप को s और p में खोल पाएगा। और वैसे भी अगर एक इलेक्ट्रॉन खोले तो ये 4 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन खुल के बैठ चुका है और चारों इलेक्ट्रॉन शेयर करने लायक है। ठीक है, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो आपने अभी तक वैलेंसी पढ़ा है ना, इसको कहते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, आगे बताऊंगा जब कभी आगे टॉपिक आएगा। एक्साइटेड स्टेट में से अपने चारों इलेक्ट्रॉन खोल दिए। अब हमारे पास एक नहीं दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब ये एक कार्बन 3 हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, दूसरा वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, सारे सिग्मा बना लिए। 2 कार्बनों ने 6 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, हर एक कार्बन ने 3-3 हाइड्रोजनों के साथ बॉन्ड बनाया, और फिर एंड में कार्बन ने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया। देखो ये रहा, वो भी सिग्मा है। कोई दिक्कत? तो अब आप ये कह सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बने, तो आप ये कह सकते हो कि भैया कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड ये रहा सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के 3-3 सिग्मा बॉन्ड ये रहे। अच्छा, मैं अगर ये करूं कि C2H6 की बात करूं तो 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, एल्कीन था इसमें एक डबल बॉन्ड होता है, C2H4 सॉरी। तो C2H4 में 4 ही हाइड्रोजन बटेंगे, 2 कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन बटेंगे। अगर मैं 2 कार्बन को 4 हाइड्रोजन बांटता हूं तो आप ये कह सकते हो कि भैया एक एरा बॉन्ड सिग्मा, एक एरा बॉन्ड सिग्मा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, एक एरा बॉन्ड सिग्मा कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, और एक एरा बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन के साथ। अब कार्बन कार्बन को भी तो पहला बॉन्ड बनाना है अपना, ये रहा। दूसरा बॉन्ड कैसा होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा सारे पाई होते हैं, पहले सिग्मा को छोड़ते हैं। ऐसा ही होगा C2H2 के साथ, दोनों कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बना लिया। फिर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनाएगा पहला वो सिग्मा, और बचे हुए बाकी 2 पाई। तो यहां पर 3 बॉन्ड आएंगे, एक सिग्मा 2 पाई, ये सिग्मा और ये सिग्मा। हाइड्रोजन सिग्मा ही बॉन्ड बना पाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन की तो पॉसिबिलिटी है नहीं जो वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाए। ठीक है, तो यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक भी समाप्त। इसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं पोलैरिटी की। पोलैरिटी का पहली बात तो मतलब क्या होता है, पोलर का मतलब क्या होता है, डाइपोल का मतलब क्या होता है। पोलैरिटी का मतलब हो गया चार्ज से, पॉजिटिव पोलैरिटी है या नेगेटिव पोलैरिटी है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस हो तो वो कहलाएगा डाइपोल। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस हो तो क्या कहलाएगा? डाइपोल। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही सेंटर पे आ रहे हो, कोसेंट्रिक हो, उनके बीच में कोई डिस्टेंस ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर। वो डाइपोल नहीं कहलाएगा। डाइपोल चीज जो होती है वो पोलर कहलाती है। आ जाओ, पोलैरिटी का मतलब क्या है? पोलर नेचर का। पोलर नेचर को हमने किससे बताया? डाइपोल। डाइपोल का मतलब जिसके 2 पोल्स हो, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। याद रखना, इनके चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मान लो यहाँ पॉजिटिव 5 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पर नेगेटिव 5 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। प्लस का 5 माइक्रोकूलम, माइनस का 5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस होगा। इसको दिखाने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं वो है ये एरो, और एंड में प्लस का साइन, इसे डाइपोल का सिंबल कहते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब मैंने नीचे ये केस लिया है H और Cl, तो H से Cl की तरफ एक डाइपोल जा रहा है, हमें इससे पता चलता है Cl ज्यादा नेगेटिव है और हाइड्रोजन कम नेगेटिव है। तो जिस तरफ एरो होता है वो मोर नेगेटिव होता है, जिस तरफ ये प्लस का साइन होता है वो लेस नेगेटिव होता है। आप लेस नेगेटिव को मोर पॉजिटिव भी कह सकते हो और मोर नेगेटिव को लेस पॉजिटिव भी कह सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव। BeCl2 में मैं अगर देखता हूं तो बोरोन क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो BeCl की तरफ अपना एक एरो दिखा रहा है, यहाँ से BeCl की तरफ अपना एक एरो दिखा रहा है, 2 बॉन्ड बन गए। जब ये 2 बॉन्ड बनते हैं तो ये दोनों के दोनों बॉन्ड एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो ये चीज, ये अपनी नेगेटिविटी इधर भेज रहा है, ये भी अपनी नेगेटिविटी इधर भेज रहा है, इसका मतलब ये कोसेंट्रिक है। कोसेंट्रिक का मतलब क्या हुआ, ये पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर है। तो BeCl2 का डाइपोल 0 है, BeCl2 नॉन पोलर है, HCl का नेट डाइपोल है, HCl पोलर है। ऐसे हमारे पास और भी एग्जांपल्स है जैसे NH3। अब देखो BeCl2 में, BeCl3 में क्या हुआ, यहाँ 2 ये डाइपोल है B से Cl की तरफ और एक ये B से Cl की तरफ, लेकिन ये जो दोनों डाइपोल है ना रेड कलर वाले, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बनकर आता है ब्लू कलर वाला। ये हमने वेक्टर में पढ़ा था, डाइपोल एक वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर है तो आप जानते हो कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ बनेगा। वेक्टर में हम क्या पढ़ते थे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और अगर मैं cos 120 रख दूं, cos 120 की वैल्यू जानते हो आप, -12, और अगर वो वैल्यू रखूं तो यहाँ पर ये जो आएगा ये उतना ही आएगा जितने ये a और b थे। मान लो ये फोर्स F है, ये फोर्स F है, तो ये भी रिजल्टेंट F ही आएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में चलता है भैया 2 डाइपोल थे तो उनका रिजल्टेंट हर हाल में इससे बड़ा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, रिजल्टेंट इक्वल होगा, इसलिए ये रिजल्टेंट इससे कट जाएगा, और अगर ये कट गया तो इसका भी डाइपोल नहीं आएगा। ऐसा ही होगा AlCl3 में। BeCl3 के बाद बारी आती है AlCl3 की। AlCl3 भी नॉन पोलर नेचर का है, AlCl3 भी नॉन पोलर नेचर का, क्योंकि उसका भी नेट डाइपोल 0 आता है। अगर मैं बात करूं आपसे CH4 की, तो वो भी नॉन पोलर नेचर का है या कम पोलर नेचर का है, और SiCl4 भी, यहाँ पूरा नहीं करता डाइपोल, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, NH3 और NF3। जरा ध्यान देना, यहाँ NH3 और NF3 में आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे होंगे, जो येलो कलर से मैंने बनाए हैं ये आपके क्या है, डाइपोल। क्या है, डाइपोल। NH से अपनी तरफ एक डाइपोल खींच रहा है, ये तीनों डाइपोल ऊपर जा रहे हैं तो रिजल्टेंट ऊपर ही जाएगा, और NF3 में 3 नीचे जा रहे हैं तो रिजल्टेंट नीचे ही जाएगा। अगर मैं लोन पेयर का भी एक डाइपोल बनाता हूं तो ये रिजल्टेंट इस लोन पेयर के डाइपोल के साथ ऐड होगा, और यहाँ पर लोन पेयर का डाइपोल और रिजल्टेंट जो है वोल्टी डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होगा। मेरी बात को समझो, इस वाले में ऐड होगा और इस वाले में सब्ट्रैक्ट होगा, तो NF3 के केस में डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम होगा, क्योंकि लोन पेयर की डायरेक्शन रिजल्टेंट की डायरेक्शन से उल्टी है, NH3 में थोड़ा ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन आता है फ्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उसका डाइपोल कम क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी डायरेक्शन लोन पेयर से ऑपोजिट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब H2O जो है, देखो साइड में मैंने बनाया H2O, इसमें भी नेट डाइपोल है, H2S जो है इसमें भी नेट डाइपोल है, H से O की तरफ या H से S की तरफ डाइपोल जा रहा है आपका, ठीक है, दोनों ही केस में। तो यहाँ पर आपका पोलैरिटी वाला टॉपिक कम। इसके बाद बारी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, लेकिन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, अपने एटम के इलेक्ट्रॉन को तो करता ही है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करता है, ठीक है, बाकी आप समझदार हो। अब दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। भाई ये न्यूक्लियस क्या है, मान लो, चलो रहने दो, लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम H2 लेते हैं, H2 के पास एक HA है, ये एक HB है, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन है,
ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये दोनों न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ रिपल्शन भी दो है, अट्रैक्शन भी दो है। अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो, अगर अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर हो तो मॉलिक्यूल बनेगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा हो, रिपल्शन कम हो तो भी मॉलिक्यूल बनेगा, लेकिन रिपल्शन ज्यादा हो गई और अट्रैक्शन कम हुई तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। दिखाई दे रहा है एज हेयर आर टू अट्रैक्शन एंड टू रिपल्शंस H2 मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म। अब अगर मैं बात करूं आपसे He2 मॉलिक्यूल की, तो He2 मॉलिक्यूल में देखना भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपेल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या कर रहा है, रिपेल। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपेल। इसका इलेक्ट्रॉन इसको कर रहा है, रिपेल। इसका इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है, रिपेल। 5 रिपल्शन हो गई है। अब अट्रैक्शन गिनते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। 4 अट्रैक्शन है, 5 रिपल्शन। तो इसका मतलब हीलियम का मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहिए। 4 अट्रैक्शन 5 रिपल्शन, तो He2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। H2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना मॉलिक्यूल बनाने में काम नहीं आता। अब एक बच्ची कह रही कि भैया ये अपने इलेक्ट्रॉन्स भी तो अट्रैक्ट करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे तो एटम बनेगा ना, मॉलिक्यूल क्यों बनेगा। हम बात कर रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं दोनों एटम्स के बीच के अट्रैक्शन देखूंगा या इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन देखूंगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान देना। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भैया ये इसको भी तो अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैम ने बताया है तो गलत है। अब बात सुनो, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अगर मैं एनर्जी का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाता हूं, ये देखो, तो आपको दिखाई देगा कि ये 0 है। 0 से ऊपर मतलब रिपल्शन, यानी कि न्यूक्लियस एक दूसरे के अंदर ही, इनका बीच में डिस्टेंस बहुत कम है न्यूक्लियस के बीच में, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर इनको धीरे धीरे दूर लेके जाते हैं, धीरे धीरे, तो एक पोजीशन ऐसी आती है जहां पर इनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन है। ठीक है, वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है इनके बीच में, 1.2 फर्मी मीटर, और अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, 435.8 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद जब इनको फिर और दूर किया जाता है तो ये उस अट्रैक्शन को लूज कर देते हैं। एक बात ध्यान रखना, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, जिन न्यूक्लियस के बीच में, तभी अट्रैक्शन होती है उनके बीच में। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब इंटर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये ज्यादा दूर तक नहीं लगती। हाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स है बहुत ताकतवर फोर्स, लेकिन इसका डिस्टेंस या इसकी रेंज बहुत कम है। ठीक है, चलो अब इसके बाद जो टॉपिक रह गया आपका वो है एमओटी।